नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस यानी कि उत्तराखंड जीके स्टडी यानी कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूकेपीसीएस यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित या सामान्य हिंदी या उत्तराखंड करंट अफेयर्स जिस भी विषय से या जिस भी टॉपिक से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स आदि उपलब्ध करवाया जाएगा। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि 5 मार्च 2023 को खनिज सहायक की परीक्षा है। वन आरक्षी 9 अप्रैल 2023 और पटवारी लेखपाल जो कि रद्द हो गई है, उसकी दोबारा परीक्षा कब है आपकी 19 फरवरी 2023 को। यानी कि अब आपके पास 1 महीना है। पटवारी लेखपाल अगर आपने पेपर परीक्षा दी है और किसी कारणवश आपको ऐसा लगता है या किसी कारणवश परीक्षा में कम स्कोर आ रहा है, तो आपके पास फिर से 1 महीना है उन सभी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। और उस परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। उत्तराखंड जीके स्टडी आपके साथ है। उत्तराखंड जीके स्टडी का यूट्यूब चैनल आपके साथ है। आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और अपना प्यार देते रहिए। मिशन पटवारी लेखपाल, मिशन कनिष्ठ सहायक और मिशन वन आरक्षी के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा, जिससे कि आपको परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। ठीक है, और उसी मिशन कनिष्ठ सहायक या पटवारी लेखपाल या मिशन वन आरक्षी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के अंतर्गत पहला चैप्टर स्वर व व्यंजन एवं उनका वर्गीकरण। इससे पहले मैं स्वर और व्यंजन से पहले मैं उत्तराखंड या हिंदी की जो हिस्ट्री या हिंदी का विकास है उससे संबंधित कंटेंट आपके लिए लाना चाह रहा था, लेकिन खनिज सहायक के अंतर्गत वो टॉपिक है नहीं। खनिज सहायक के अंतर्गत आपका स्वर व व्यंजन व उनका वर्गीकरण है, तो उसका मैं कंटेंट तैयार कर रहा था। तभी ये पटवारी लेखपाल और वन आरक्षक की भर्तियां रद्द हो गई या परीक्षाएं इनकी रद्द हो गई, अब नई तिथि पे है। तो उसका उत्तराखंड के जो सॉरी हिंदी का विकास से संबंधित जो वीडियो है मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, खनिज सहायक की परीक्षा में हिंदी के 25 अंक और जो पटवारी और वन आरक्षक के उसमें आपको 20 प्रश्न आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे। कंफर्म है। खनिज सहायक में 25 क्वेश्चन और पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आपको 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के कंफर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो और इन्हीं परीक्षाओं के लिए नहीं साथियों, इन्हीं परीक्षाओं के लिए नहीं कि हिंदी की क्लास सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिसमें कि हिंदी पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्वर व व्यंजन एवं उनका वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्वर और व्यंजन से संबंधित प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो जो बेसिक पॉइंट है स्वर व्यंजन या इनका बेसिक पॉइंट है, ये आपको थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें से है कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी होती है आपकी ध्वनि। ये थोड़ा स्वर व्यंजन और कुछ शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आप थोड़ा सा देख लीजिए इस चीज को। ठीक है, तो भाषा की लघुत्तम इकाई है ध्वनि और ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं आपको वर्णमाला। ये प्रश्न भी आपको कई बार आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है आपकी ध्वनि और ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं आपका वर्ण और वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। और हिंदी में कुल कितने हैं आपके 52 वर्ण है। ठीक है, जिसमें कि 33 मूल व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। बाकी आपका 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 आयोगवह और इनको मिला के टोटल कितने आते हैं आपके 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं आपके 52 वर्ण। ठीक है, स्वर आपके ये होते हैं आपके अ से लेके औ तक। ठीक है, और व्यंजन होते हैं आपके क से लेके ह तक। ठीक है दोस्तों, स्वर होते हैं आपके अ आ ई उ, ये बेसिक वर्णमाला है आपकी हिंदी की। ठीक है दोस्तों, ये होती है आपकी अ आ और व्यंजन होते हैं आपके 33। ठीक है, आप
ये मैं आपको ये पीडीएफ है, आपको टेंशन फ्री रह जाए, आपको उत्तराखंड की वेबसाइट पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि स्वर और व्यंजन की प्रश्नावली जो हमारी है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वो ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आपात गति से मुख से विवर निकलती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अ, आ, ई, उ। स्वर क्या है? स्वर है आपका कि ऐसी ध्वनि जो कि मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो क्या होते हैं? स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। और व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होते हैं। किसकी सहायता से होते हैं? स्वरों की सहायता से। और वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। और प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि छिपी रहती है और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है दोस्तों, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, ये आपके स्वरों के भेद हैं। तो आप शुरू करते हैं प्रश्नावली। आपके लिए ये मैंने कंटेंट बनाया है, आपको ये आपको उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिलहाल शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी होती है, या निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि कंठ ध्वनियां होती क्या है। कंठ ध्वनियां मतलब होता है कि वो ध्वनियां या वह व्यंजन या वो स्वर जिनका उच्चारण हमारे कंठ अर्थात गले से होता है। दोस्तों, ऐसा होता है कि जो व्यंजन होते हैं या जो स्वर होते हैं उनका वर्गीकरण होता है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। एक जो कंठ होगा, कंठ आपका कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये होता है आपका वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण या व्यंजनों का वर्गीकरण। तो जो व्यंजनों का वर्गीकरण होता है वो आपका 4 आधार पे होता है। ठीक है, और उनमें से एक आधार होता है उच्चारण स्थान, और उच्चारण स्थान के आधार पे होता है आपका कंठ, आपका गला, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, नासिका। ठीक है, ये तो कंठ से जो आपको होता है, जैसे कि इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है क, ख, य, र, च, ज, ट, ण। ठीक है, तो आपको जो कंठ से ध्वनियां निकलेगी ना, आप इनमें से किसी जो दो दो का आपको समूह दिया हुआ है, आप इनमें से उच्चारण कीजिए। जैसे कि आपने क, ख, तो आप अपने गले पे, कंठ है आपका, गला है, वहां पे आप अपनी हथेली को स्पर्श कीजिए। ठीक है, हल्का सा एक स्पर्श कीजिए कंठ। ठीक है, तो क, ख, य, र, क, ख, य, र। तो क, ख जो आपकी ध्वनियां होती है वो कौन सी होती है? आपकी कंठ से निकली ध्वनियां होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका कंठ, य और र। ठीक है दोस्तों, तो य और र जो आपकी होती हैं, र, य, र, ल, व, ये होती है आपकी अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होती है आपकी? अंतस्थ व्यंजन, यानी कि ऐसे व्यंजन जो उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं, अथवा जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, वे व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपका अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कंठ ध्वनि है कौन सी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका क, ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका। ठीक है दोस्तों, ये आपका उच्चारण स्थान हो गया, ये उच्चरित वर्ण। तो कंठ से जो ध्वनियां निकलती हैं, कंठ से जो हमारे गले से जो ध्वनियां निकलती है वो कौन कौन सी होती है आपकी? अ, क, ख, ग, घ, ड़, ह। तालु से जो ध्वनियां निकलती हैं वो यहाँ पे नोट की रखी है, मूर्धन्य, ओष्ठ, नासिका, नासिका मात्र, कंठ व तालु, कंठ व ओष्ठ व दंत व ओष्ठ। ठीक है, तो जो इसका जो पीडीएफ है, जो ये नोट्स है, आप उसको नोट कर लीजिए या आपकी वीडियो को देखिए। इसका नोट्स मैं आपको उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न क्या था कि कंठ से निकली ध्वनियां, कंठ ध्वनियां कौन सी है? तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं कंठ से क, ख। ठीक है, क, ख कौन सी है आपकी? ये आप तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सही, आपका पहला
तो पहले का आपका ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक उच्चारण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। वैशिष्ट्य यानी कि वो किस विशेषता या किस आधार पे ब या किसी शब्द का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। तो ब का पहला उच्चारण क्या है आधुनिक उच्चारण की दृष्टि से? तो ब क्या है आपका ब। और जब आप ब शब्द का उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो दोनों होंठ हैं वो आपस में स्पर्श कर रहे हैं। ब ऊपर वाला होंठ भी और नीचे वाला होंठ भी। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका द्विष्टय। तो द्विष्टय यहाँ पे यानी कि आपके दोनों होंठ आपके टच हो रहे हैं, ठीक है। प का उच्चारण होता है आपका द्विष्टय यानी कि दोनों होंठ। तो द्विष्टय कौन सा हो गया आपका इसमें? एक बी ऑप्शन है और एक आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। अब बी ऑप्शन में आपका क्या है आपका स्पर्श, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे जीभ का जो भाग है, ठीक है, वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में कुल व्यंजनों की संख्या होती है 25। तो क से लेकर म तक। तो क से लेके म से के बोल क से लेके म तक का मेरा बोलने का मतलब है कि क वर्ग में आपका क, ख, घ, घ, ड़ आ जाएगा। च वर्ग में आपका च, छ, झ। ट वर्ग में ट, ठ, ड। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब। तो ब आपका किस में आता है? प वर्ग में। तो प वर्ग में आपका ब आता है यानी कि ये आपका हो गया स्पर्श। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दोष्ट। दोष्ट यानी कि आपको दोनों होठों को स्पर्श करता है। स्पर्श यानी कि आपका ये स्पर्श व्यंजन है कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि उच्चारण की दृष्टि से जीभ या मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। ब, ठीक है। ये जीभ के द्वारा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ को स्पर्श से बोले जाते हैं। अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम मात्रा में मुंह से निकले तो उन व्यंजनों को अल्प प्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ठीक है दोस्तों। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है आपका? इसमें आपका ब आ रहा है, ठीक है। तो आपका सही हो जाएगा दूसरा दुष्ट है दोनों होठों को स्पर्श करने वाला स्पर्श व्यंजन। अल्प प्राण में भी आ जाएगा निरुनासिक। निरुनासिक क्या होता है आपका? निरुनासिक होते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में केवल मुंह से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? निरुनासिक, ठीक है। और वे व्यंजन या स्वर जिनके उच्चारण में हवा आपके मुंह और नाक दोनों से निकलते हैं उन्हें अनुनासिक, ठीक है। तो दूसरे का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा कि पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए जाते हैं? तो कौन से किए जाते हैं आपका? पहले आपका स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। पूछ रहा है कि हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के, मैंने अभी अभी आपको बताया था स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और यह जीभ कंठ, तालु, मूर्धन्य, दांत और ओठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनके 5 वर्ग होते हैं। अभी बताया था आपको क, च, ट, ट, प। तो इन वर्गों के, ठीक है, इन 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को, तो दूसरे और चौथे वर्ण को आपको कहा जाता है महापराण व्यंजन। क्या कहा जाता है? महापराण। और महापराण व्यंजन क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक मात्रा में या जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में मुंह से बाहर निकलते हैं उन्हें कहते हैं महापराण व्यंजन। जैसे कि ख, घ, ठीक है, च, झ, ठीक है दोस्तों। उसी तरह अल्प प्राण क्या होता है कि जिनके उच्चारण में कम हवा, मुंह से कम हवा निकलती है, ठीक है। तो ये आपका
ठीक है, कि अल्पप्राण कौन सा है? क ख ग च छ ट ठ। महाप्राण क ख ग। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि इसमें से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ठीक है। 5 वर्ग होते हैं आपके, क ख, सॉरी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो इनमें से अल्पप्राण कौन से होते हैं? कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है आपका अल्पप्राण, और अंतस्थ व्यंजन यानी कि योरो लो वो, ठीक है। और महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा, ठीक है। यानी कि आपका जैसे क वर्ग होगा, क वर्ग में आपका आएगा क, ख, ग, घ, ड़। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यानी कि क, घ, ड़ आपका अल्पप्राण हो जाएगा, और दूसरा और चौथा ख और घ आपका हो जाएगा महाप्राण व्यंजन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है आप तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर कर दिया अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने बताई थी, कितनी होती है आपकी? 52, ठीक है। अघोष वर्ण छठवां है कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अब अघोष और सघोष, अघोष वर्ण होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वे अघोष होते हैं, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें वो अघोष होते हैं, और जिनमें होता है वो सघोष होते हैं। दो आपके व्यंजन के प्रकार होते हैं, इसमें याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये मैं आपको अभी यूट्यूब पे मैं आपको ये प्रश्न करवाऊंगा, और वेबसाइट उत्तराखंड.gk.com पे मैं आपको पूरा कंटेंट आपको टॉपिक वाइज आपको बना के आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, फिर वही चीज आ गई, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का 5 वर्ग है आपके, क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, च वर्ग, सॉरी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा वर्ण तथा स, श, ह, तो अघोष वर्ण होते हैं, ठीक है। तो अघोष वर्ण कौन सा है? तो क, ख, क इसमें है नहीं, ठीक है। फिर च, छ, ह। तो मैंने क्या बोला आपको कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा, और स, श और स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स, ठीक है। अघोष क्या होता है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, ठीक है। और क्या होता है आपका? स, श, स, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा, और स, श, श होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अक्षौ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्षौ ध्वनि मूल स्वर नहीं, घोष नहीं, संयुक्त नहीं, तालव्य। ये आपके किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के, ठीक है। किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के। संयुक्त वर्ण क्या होता है? संयुक्त वर्ण होता है कि जो आपके व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 4 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? अक्ष, ठीक है। एक तो ये हो गया अक्ष, दूसरा होता है त्र, तीसरा होता है ज्ञ, ठीक है, चौथा होता है श। तो अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आपकी आती है संयुक्त की। तो क्ष ध्वनि होती है, अक्ष ध्वनि किसके किस किस शब्द से मिलकर बनती है? क हलंत प्लस श, ठीक है। क प्लस श से मिलके क्या बनती है? आपकी अक्ष, ठीक है दोस्तों। तो किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण की। नेक्स्ट है कि जिन शब्दों के अंत में अ आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो अनुसार क्या होता है आपका? क्या होता है कि अनुसार एक उच्चारण की मात्रा है जो अधिकांश भारतीय लिपि में प्रयुक्त होती है, ठीक है। ये अक्सर ऐसी ध्वनि होती है जिसके नाक के द्वारा निकाली जाती है, जैसे कि इसे नासिक या अनुनासिक भी कहते हैं।
ठीक है, इसे नासिक या अनुनासिक भी कहते हैं। तो क्या होता है कि जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो अंगो अंग या ठीक है, ये होते हैं अनुस्वार। तो शब्द क्या है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार हो नहीं सकता, ठीक है। अनुस्वार क्या होता है आपका, अंग, विसर्ग वाले या ऊपर जिनके चंद्र बिंदु होता है, ठीक है, उन्हें कहते हैं अनुस्वार। ठीक है दोस्तों, आयोग वह क्या होते हैं, आयोग वह व्यंजन या वो शब्द होते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवह। तो इनमें आता है आपका अनुस्वार। ये जो अनुस्वार है आपका, वो अयोगव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अंदर आपको अंगों या विसर्ग वाले, ठीक है। तो अयोगव्य क्या होते हैं, जिनका उच्चारण स्वर एवं व्यंजन और स्वर दोनों के गुण पाए जाते हैं। अंतस्थ क्या होते हैं, आप अंतस्थ मैंने आपको बताया था, य, र, ल, व, ठीक है, ये होता है आपका अंतस्थ। ठीक है मेरे दोस्तों, अंतस्थ क्या होता है, ऐसे व्यंजन जो उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं, अथवा जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है उसे व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों के प्रश्न था हमारा कि जिन शब्दों के अंत में अ शब्द आता है या अ आता है उन्हें क्या कहते हैं आपका, उन्हें कहते हैं अकारांत। जैसे अकारांत क्या होता है, जैसे कि जल, कपास, इन शब्दों के अंत में क्या आ रहा है, अ की मात्रा, नल, ठीक है। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, अकारांत। अनुसार क्या होता है, वो आयोगव्य में आता है। आयोगव्य ऐसे यानी कि ऐसे व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऐसे व्यंजन या ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वो हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं। ये कौन से होते हैं आपके, योरोल और वो। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि नहीं है। अवधि में ये उसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। अवधि ये आपके मगधी या आपके हिंदी के विकास या मध्यकालीन हिंदी के चैप्टर के अंदर आएगी। फिलहाल आप इसमें बोले कि इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, मैं आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अण, ठीक है। ये आपका पीजीटी में पूछा गया है और यूके एसएससी के पूर्ववर्ती पेपरों में भी पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्न में से ट वर्ग का नहीं है, तो ट वर्ग का कौन कौन से है, ट, ठ, ढ, ठीक है दोस्तों। ट वर्ग का कौन कौन सा है आपका, ट, ठ, ढ, ठीक है, अण। तो ट, ठ, ठ आ गया, ढ आ गया, ण आ गया। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग का नहीं है, तो आपका घ को नहीं है। घ कौन सा आपका, क वर्ग का है, ठीक है। घ कौन से वर्ग का है, घ है आपका क वर्ग का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि स्वर के प्रकार है, तो दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व। तो आपके लिए बता दूं कि जो मैं आपको उत्तराखंड gk.com की वेबसाइट पे जो पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाऊंगा, या इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में जो मैं आपको वीडियो उपलब्ध सॉरी इस वीडियो का पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाऊंगा, उसमें आपको स्वरों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको उसमें मिल जाएगा। इसमें फिलहाल आपको प्रश्न करवा रहा हूँ। तो दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व, ये तीनों ही आपके स्वर के प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। स्वर के जो प्रकार होते हैं ये तीनों ही होते हैं, और किस में होते हैं, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर, ठीक है। दीर्घ स्वर जो होता है, दीर्घ स्वर में आपका जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, या उन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ठीक है, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है आपका, अ, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ई, छोटा ऊ, ठीक है। और प्लुत स्वर होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगे। तो ये होता है, जैसे हम ओम लिखते हैं ना, ओम, बीच में ऐसे हिंदी का तीन आ जाता है,
तो ऐसा लिखते हैं हम ओम। तो इसमें ये क्या होता है आपका क्लुप्त स्वर होता है, ठीक है। तो निम्न में से स्वर के प्रकार है तो कौन से हैं, ये आपके तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि श, स, स, ह कौन से व्यंजन है, ठीक है। प्रकंपी व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, प्रकंपी या प्रकंपित। कि र उच्चारण के प्रकंपित आपको कौन सा होता है, प्रकंपित होता है आपका र। कौन सा होता है, र। कि क्या होता है कि र के उच्चारण में वायु जिह्वे से टकराकर लुढ़कती हुई प्रतीत होती है, इसलिए र को लुंठित व्यंजन कहते हैं या प्रकंपित कहते हैं, ठीक है। तो प्रकंपी होता है आपका र। स्पर्शी क्या होता है, स्पर्श क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको स्पर्शी भी नहीं है। संघर्षी व्यंजन क्या होता है कि ऊष्म का अर्थात गर्म रगड़ होता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे वायु मुख से रगड़ खाकर कुछ ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है। इसमें से कौन से होते हैं, श, त, स, ह। तो ये जो है आपका स, श, स, ह, ये आपके कौन से आपके, ये आपके हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है। कौन से आपके संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट है, ये आपको मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख वायु से रगड़ खाकर कुछ ऊष्मा के साथ बाहर आती है, ठीक है। संघर्षी या ऊष्म संघर्षी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अभी बताया तो कितनी है आपकी 33। नेक्स्ट है अयुग वह कहा जाता है विसर्ग को, किसको कहा जाता है आपका, अभी मैंने आपको बताया किसको कहा जाता है, विसर्ग को। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसा ये मत सोचना कि जल्दी करवा रहा हूँ, जिन क्वेश्चनों में मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए, एक जिन क्वेश्चनों में समझाने की जरूरत होगी, मैं उन क्वेश्चनों को जरूर आपके सामने समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से पश्च स्वर है। अब पश्च स्वर क्या होता है, पहले आप ये चीज समझ लीजिए। पश्च स्वर होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का, जो हमारी जीभ होती है ना, कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, बड़ा ऊ, बड़ा औ, ठीक है। आ, उ, ओ, औ। तो पश्च स्वर कौन सा है, आ, ठीक है। कौन सा हो गया, आ। नेक्स्ट है, समझ गए, पश्च स्वर क्या होता है, जिसके जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है और जिसमें अगला भाग रहता है उन्हें कहते हैं अग्र स्वर, और जिसमें मध्य का भाग रहता है उन्हें कहते हैं मध्य स्वर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कंटेंट देखो, क्या बढ़िया कंटेंट आपके लेके आया हूँ। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। कौन कौन से अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। नेक्स्ट है कि छ ध्वनि का उच्चारण है। अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन सा होते हैं, कंठ, तालु, ओष्ठ, कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और तालु। तो आप एक बार इसका उच्चारण करके देखिए, ठीक है। कि छ, च, छ, छ। तो आपका क्या हो रहा है, जो आपकी जिह्वा है आपके तालु से स्पष्ट हो रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका तालव्य, ठीक है। छ ध्वनि का जो उच्चारण है आपका 16वें का, तो 16वें का हो जाएगा आपका तालव्य। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, कितनी है आपकी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कौन से, अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, आई, उ, औ, ठीक है। ये आपके 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है यो, रो, लो, वो किस वर्ग के व्यंजन है, मैंने अभी आपको बताया था किसके हैं, आपके अंतस्थ व्यंजन के, ठीक है। किसके हैं, अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है कि अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का होता है आपका नाक और मुंह दोनों से, ठीक है। नाक और मुंह दोनों से, अभी मैंने आपको बताया था अनुनासिक क्या होता है, कि अनुनासिक होता है कि जिन वर्णों या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि तालव्य व्यंजन, फिर वही चीज, च, छ, ज, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 20वां का आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन,
सही। चौ, छ, झ। आप खुद भी बोल के इस चीज को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से कि आप बोलिए चौ, छ, ज, झ। तो ये आपको कहाँ स्पर्श हो रहा है? ये आपका हो रहा है आपका तालु को, जो आपकी जीभ कहाँ स्पर्श हो रही है? आपके तालु पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी की ब ध्वनि है। अभी आई ना, मैंने अभी दूसरा क्वेश्चन करवाया था। तो ब ध्वनि है आपकी दंत्य, दंत्य तो है नहीं, तो आपकी कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि ब। आपके दोनों ओंठ उसमें स्पर्श हो रहे हैं ना, तो ये आपकी हो जाएगी ओष्ठ ध्वनि। नेक्स्ट है 22वां कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? तो दंतोष्ठ क्या होती है? जो ओंठ और ओंठ और दांतों के स्पर्श से होती है, ठीक है। आपकी दंतोष्ठ कौन सी है? दंतोष्ठ होती है आपकी व, ठीक है। थ, थ क्या हो गया आपका? तो आपके थ, थ, थ दंत हो गया। फ ऊंट हो गया। म ऊंट हो गया, लेकिन ओ आपका दंतोष्ठ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी की श ध्वनि है। हिंदी की स ध्वनि है। तो जो हिंदी की हमारी श ध्वनि है, वो होती है आपकी, वो होती है आपकी तालव्य, ठीक है। कौन सी होती है आपकी? तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से दंत ध्वनि है। दंत यानी कि जिसमें जीभ आपकी दांतों को स्पर्श करती है। क आपकी कंठ होती है। च, छ आपकी तालु होती है। तो आपकी दंते होती है। कौन कौन सी होती है आपकी? तो आपकी दंते होती है। जो प होता है, प आपका ऊंट होता है, ठीक है। आप ऐसे भी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क आपकी कंठ होती है। छ आप बोल के देख रहे तो तालु होती है। प आपकी ऊंट होती है, और तो आपकी दंत ध्वनि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संयुक्त नहीं है? संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं? आपका व्यंजन कहते हैं। क्या संयुक्त व्यंजन कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि आपको संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। छ होता है, त्र होता है, श्र होता है। श आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होता। स आपका क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठोष्ठ्य, सॉरी, कंठ प्लस तालु, यानी कि जो कंठ और तालु से जो होता है, तो आपका ह। ह जो आपका जो वर्ण है, ये आपका होता है कंठ से, ठीक है। छ आपका तालु से। ओ, वो आपका ओष्ठ से। लेकिन ए जो होता है वो आपका कंठ और तालु से होता है। ए कंठ से भी और तालु से भी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी। आई है इसका सही आंसर, हो जाएगा 27 का डी। नेक्स्ट है कि में से अघोष अल्पप्राणिक ध्वनि कौन सी है? अब फिर आप आगे अल्पप्राण। सबसे पहले तो अल्पप्राण क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम मात्रा में मुंह से निकलती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। आप याद कीजिए, पहला, तीसरा और अंतस्थ व्यंजन जितने भी होते हैं आपके, वो होते हैं आपके अल्पप्राण, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए पहला और तीसरा, तो क ख ग, ये आपका आता नहीं, ये आपका कट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कट हो जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। ट ठ, तो अल्पप्राण क्या होता है? पहला, तीसरा। ट ठ ये आपका दूसरा होता है ट वर्ग का, ये भी नहीं आएगा। च छ झ, च छ ज झ, तो पहला, तीसरा, तीसरा तो ये है। लेकिन अब इसको आपको इसमें से चेक करना है कि ये सघोष है। तो सघोष क्या होता है? प्रत्येक व्यंजन के वर्ग का पहला और दूसरा। तो ये आपका नहीं होगा। तो क और त इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्पप्राण भी है और अघोष भी है। तो इस अल्पप्राण क्या होता है? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। अघोष क्या होता है? पहला और दूसरा। तो जिसमें क है, क वर्ग का पहला, त है आपका त वर्ग का पहला,
ठीक है, यहाँ से भी पहला, यहाँ से भी पहला। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क और त। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सी एक अल्प प्राण ध्वनि है? फिर से वही ऑप्शन, अल्प प्राण क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा। क पहला है, तो सीधा सा आंसर इसका ये हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा 29वां का? क। ठीक है, नेक्स्ट है कि दो ध्वनि का उच्चारण का स्थान है। दो, दो, तो दो आपका किस में आता है? उच्चारण कीजिए आप। दो, तो, थो, दो। ठीक है, तो ये आपको, इसकी जो जीभ होगी आपको दांतों को स्पर्श कर रही है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका दंत्य। तो दो ध्वनि के आपको उच्चारण स्थान क्या है आपका? दंत्य। तो तीसरा का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? मैंने अभी आपको बताई थी अंतस्थ क्या होती है? य, र, ल और व। तो वो भी इसमें है, र, ल। तो कौन सी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब। ये ब आपकी अंतस्थ ध्वनि नहीं है, ब आपकी उष्ट ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयंत्रों के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने गए हैं? कामता प्रसाद गुरु जो कि हिंदी के प्रख्यात विद्वान थे, उनके अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने गए हैं? तो आपके कितने माने गए हैं? दो भेद। कितने? दो भेद माने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। आपको अगर स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण में आपको अगर पूछा जाएगा, तो आपको अधिकतर यही पूछा जाएगा कि कौन की ध्वनि का उच्चारण का स्थान कौन सा है, या कौन सी ध्वनि आपकी अंतस्थ है, या कौन सी ध्वनि आपकी आलपराण या महाप्राण है। ज्यादा हार्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपके लिए ये ऐसे क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं या आपके सामने ये लाया हूं। तो कंठ कौन सी है? ई। तो आपका दंत्य हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? दंत्य हो गया। फ आपका ऊंट हो गया। फ क्या हो गया आपका? ऊंट हो गया। ठीक है, लौ क्या हो गया? लौ आपका तालव्य हो गया। ठीक है दोस्तों, फ आपका हो गया। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन आपका सही ऑप्शन कंठ ध्वनि जो होता आपका डी होना था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे आपका ह आना था। यहाँ पे आपका ह ऑप्शन आना था। तो कंठ ध्वनि कौन सी आपकी? ह है। ठीक है, माफ कीजिए दोस्तों, थोड़ा गलत टाइप हो गया। लेकिन 33वां को जो हो गया डी हो गया, यहाँ पे लॉ नहीं आना था, यहाँ आपका ह आना था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? अब स्पर्श संघर्षी क्या होता है कि च वर्ग के व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कुछ घर्षण के साथ बाहर निकलती है। स्पर्श संघर्षी होंगी आपकी च वर्ग की। तो च वर्ग की कौन सी है आपकी? च, छ, झ। च, छ, ज, झ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्चारण की दृष्टि से वो ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से वो ध्वनि है, तो वो ध्वनि आपकी हो जाएगी तोष्ट्य। कौन सी होगी? अभी आपको बताया था दंतोष्ट्य, यानी कि दंत्य प्लस ऊंटों के वो। ठीक है, वो ध्वनि आपकी हो जाएगी दंतोष्ट्य। नेक्स्ट है कि हिंदी की उष्ट ध्वनि है। उष्ट यानी कि जो ऊंटों से होती है। अ नहीं, थ, भ। तो आप छ आपका तालु, थ आपका दंत्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भ, 36वें का सी। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा महाप्राण है? महाप्राण कौन सा होता है आपका? अभी मैंने आपको बताया था महाप्राण दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक है, तो क नहीं हो सकता, क आपका पहला वर्ण होता है। क, ख, ग ये आपका तीसरा होता है, ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा। ट, ठ, ढ ये भी नहीं होगा, तो ट, ठ। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन महाप्राण है? तो कौन सा आपका? ठ। तो 37वें का हो जाएगा ठ। महाप्राण कौन सा होता है? प्रत्येक प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा। और अल्प प्राण अगर पूछेगा तो पहला, तीसरा और
5वां। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है, मूर्धन्य, तो मूर्धन्य कौन सी है? च छ झ। ये तो मैंने अभी आपको बताया कौन सी होती है, ये आपकी तालव्य। ठीक है, ट ठ ठ, ये होती है आपकी मूर्धन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट ठ ढ। ठीक है, ये होती है आपकी मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होता है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग द्वारा मूर्धा या कठोर तालु का अगले भाग को स्पर्श करने से होता है। ट ठ ढ ढ। जो हमारा जो जीभ का अगला भाग है वो तालु के अगले वाले भाग, कठोर भाग है जो उसको स्पर्श करता है, उसको क्या करते हैं? मूर्धन्य। प फ भ आपकी ओष्ठ्य हो जाएगी, त थ त आपकी तालव्य हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, दंत्य हो जाएगी। 39वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण समृद्ध है? ठीक है, तो समृद्ध क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ बिना किसी बाधा के पर्याप्त तालु की ओर ऊंची उड़ जाती है तथा मुख विवर के ऊपरी भाग और जीभ के बीच बहुत कम दूरी होती है, उन्हें समृद्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में होता क्या है कि इस अवस्था में होता है कि मुख विवर प्राय बंद रहता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्वर आते हैं जैसे कि ई, उ। ठीक है, कौन से स्वर आते हैं इसमें? ई या उ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ई। ठीक है दोस्तों, तो 39वां का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोट्स जो है आपको ये उत्तराखंड gk.com की वेबसाइट पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर कहलाता है? क्या कहलाता है? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर क्या होते हैं? यहाँ पे नोटिंग लिखा है कि अर्ध स्वर वो होते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है तथा श्वास वायु अनवरोधित रहती है। ठीक है, और हिंदी में यो वो अर्ध स्वर होते हैं। अर्ध स्वर कौन से होते हैं? आपका यो वो। ठीक है, तो यो इसका 40वां का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है, तो कौन सा है आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ठीक है, तो मात्रा स्वर को आपका समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें नासिक्य अथवा अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और इन व्यंजन, ये कौन से व्यंजन होते हैं कि प्रत्येक वर्ण ग्रुप के पांचवा अक्षर यानी कि पंचमाक्षर। कौन सा? तो ये किसका सही हो जाए? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का पंचमाक्षर। ठीक है, तो पंचमाक्षर क्या होता है आपका? ड़, ज्ञ। ठीक है दोस्तों, ण, न और म। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर यानी कि पांचवा अक्षर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो जो स्र है आपका वो किससे मिलकर बनता है? आपका र आपका मिलकर बनता है श और र वर्णों से। किससे? स और र वर्णों को। तो 43वां क्या हो जाएगा आपका? पी। र आपका किससे बनता है? श और र वर्णों से मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि निम्न में से नासिक्य व्यंजन क्या है? फिर बात हुई आ गई, अभी अभी आपको बताया था कि अनुनासिक या नासिक्य। ठीक है, तो अनुनासिक और नासिक्य कौन से होते हैं कि प्रत्येक वर्ण के पांचवा अक्षर। तो स हो नहीं सकता, ग हो नहीं सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 44 का बी। कौन सा होता है? ग। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं मात्रा। ठीक है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? आपका मात्रा। नेक्स्ट है
कि निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि सघोष होते क्या हैं, कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु के गले से निकलने पर स्वर तंत्रों में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सघोष व्यंजन। और ये कौन से वर्ण होते हैं सघोष? कि प्रत्येक वर्ण वर्ग का तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा। कौन सा होता है? तो सघोष क्या होता है आपका? तीसरा, चौथा और पांचवा। और महाप्राण आपका होता है, महाप्राण होता है आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, प्रत्येक वर्ण वर्ग का दूसरा और चौथा। एवं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंत आपके क्या आते हैं? स आता है, स आता है और स आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका ह आता है, ठीक है। तो इनमें से हम चेक करेंगे कि सघोष महाप्राण व्यंजन कौन है। तो क होता है आपका जो ये वर्ग का पहला अक्षर होता है, तो नहीं, ये भी नहीं आएगा। झ आपका च छ झ, ठीक है। कौन सा होता है? च छ झ झ, तो ये चौथा वर्ण होता है, ठीक है। ट ठ ये दूसरा होता है, और प पहला होता है। तो ए और बी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें इसमें से चेक करना है कि सघोष कौन सा होता है। सघोष होता है आपका तीसरा, चौथा, और महाप्राण होता है आपका दूसरा व चौथा अक्षर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झ, ठीक है। कि कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है, तो आपका हो जाएगा झ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कि स, श और स के अंतर्गत आते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म का अर्थ क्या होता है? कि ऊष्म का अर्थ गर्म होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर कुछ ऊष्मा के साथ बाहर आती है, यानी कि उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, ठीक है। इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षीय व्यंजन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 48वां, कि प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर लौ आपकी किस प्रकार की ध्वनि है। तो पहला ऑप्शन है आपका पार्श्विक। पार्श्विक, तो पार्श्विक का मतलब क्या होता है? कि जिस व्यंजन के उच्चारण में वायु जीभ के दोनों बगल से निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और लौ जो आपका होता है वो आपका क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पश्च समर्थ। क्या हो जाएगा? पश्च समर्थ। तो सामर्थ्य क्या होता है? सामर्थ्य होता है आपका कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ बिना किसी बाधा के पर्याप्त तालु की ओर ऊंची उड़ जाती है तथा मुख विवर के ऊपरी भाग और जीभ के बीच बहुत कम दूरी होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ है आपका पश्च सामर्थ्य, ठीक है। पश्च यानी कि जिस जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वे का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। और सामर्थ्य क्या होता है? कि जिस स्वरों के उच्चारण में जीभ बिना किसी बाधा के पर्याप्त तालु की ओर ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन का उदाहरण है। आप ये बताओ, पहले ये समझ लो कि उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या होता है, ठीक है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होता है आपका कि जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ की नोक को उलटकर कठोर तालु को झटके के साथ कुछ दूर तक छूकर किया जाता है। मतलब कि आप जिस शब्द का आप उच्चारण करोगे या किसी वर्ण का आप उच्चारण करोगे, तो उसमें ऐसा लगेगा कि जीभ बाहर की तरफ कुछ चीज प्रेशर मार के बाहर की तरफ फेंक रही है, ठीक है। जैसे इसमें आपका है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 50वें का डी। तो इसमें है ढ ढ। तो इसमें आप जब ढ और ढ तो जीभ उच्चारण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी जो जीभ है वो आपको तालु को, कठोर तालु, आगे वाले तालु को, जो कठोर तालु है उसको छूकर ऐसा लगता है जैसे जीभ बाहर की तरफ कुछ चीज फेंक रही है। ढ और ढ, ठीक है।
तो उतिक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है आपका? ड़, अड़। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के जो हिंदी वर्ण स्वर और व्यंजन के जो 50 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण या कौन महाप्राण या अल्पप्राण या नासिकीय या अंतस्थ व्यंजन जो भी है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों, इन क्वेश्चनों का जो पीडीएफ आपको मिलेगा, तो आपको ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? आपको ये पीडीएफ मिलेगा आपको उत्तराखंड gk.com की वेबसाइट पे। कहाँ पे मिलेगा? उत्तराखंड gk.com की जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों, यहाँ पे आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के नाम से जो यहाँ पे कैटेगरी है, वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पे आपको उत्तराखंड जीके से संबंधित जानकारी मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेगा, ठीक है, सामान्य ज्ञान के इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी या सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिदिन के करंट अफेयर्स तो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उत्तराखंड gk.com की वेबसाइट पे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। और इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। धन्यवाद।